बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 के पार्ट 3 में हम जो यूनिट का रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम मास नंबर, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, यूजेस ऑफ आइसोटोप, केमिकल फार्मूला और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम यूनिट 1 से रिलेटेड जो सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। तो मास नंबर जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करते हैं तो उसको हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर को हमेशा हम होल नंबर में लिखते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा होल नंबर में होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम मास नंबर को इंडिकेट नहीं करते। पीरियोडिक टेबल में हम हमेशा एटॉमिक मास को लिखते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की बात करें, एटॉमिक इसका जो मास नंबर है वो 12 है क्योंकि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो मास नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो अक्सर औकात हमें पेपर में दिया होता है कि मास नंबर ये है और नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करें। तो उन दोनों का हमें जो एडिशन होता है या हमें मास नंबर दिया होता है, साथ हमें एटॉमिक नंबर दिया होता है और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई एक नंबर फाइंड करना होता है, तो वो हम इन मास नंबर में से हम जब प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जनरली आमतौर पर एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो पीरियोडिक टेबल में कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हुई थी वो एटॉमिक वेट की बुनियाद पर एलिमेंट को अरेंज किया गया था, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि उसमें बहुत से डिफिकल्टीज थी, बहुत से प्रॉब्लम्स थे। तो फिर बाद में एटॉमिक नंबर को एज ए बेस रखा गया। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील बोहर, एंटोनियस वेंडर ब्रूक, इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हम जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम है इन द पीरियोडिक टेबल दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब नंबर ऑफ द प्रोटॉन। 1920 में रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स व्हिच वर शोन टू मैच एग्जैक्टली विद द एटॉमिक नंबर। जब 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया तो इससे ये साबित हुआ कि दिस प्रोटॉन इज एग्जैक्टली द सेम। अब जितना किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो Z इस्तेमाल करते हैं, जो जर्मन वर्ड है एटम जहर से डिराइव किया हुआ है। एटम जहर मीन एटॉमिक नंबर। In modern chemistry, the atomic number of an atom is designated by the letter Z, जैसे हमने डिस्कस किया एटम जहर। The atomic number of an element matches the number of proton within the nucleus। तो atomic नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ मैच करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। जब हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमें उसके सिंबल को X से शो करना होता है, केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट X, और Z हमेशा उसके बॉटम पर लिखते हैं। Z इज फॉर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और उसके टॉप पे हम A होते हैं, इट इज फॉर द मास नंबर। तो मास नंबर इज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हम ऐड करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम न्यूक्लियन नंबर कहेंगे और इसी को हम मास नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम की बात करें तो लिथियम का सिंबल Li है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका जो मास नंबर है वो 7 है। हीलियम की बात करें, हीलियम का सिंबल He है, इसके अलावा एटॉमिक नंबर 2 है और इसका मास नंबर 4 है। तो आमतौर पर हम इसको ZXA से शो करते हैं। Z इज फॉर एटॉमिक नंबर, X इज फॉर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट होगा तो हमेशा हम एलिमेंट को उसके सिंबल से डिनोट करते हैं। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज आर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंबल। तो एलिमेंट को उसके सिंबल की फॉर्म में, उसके शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में लिखने को उसको हम सिंबल कहते हैं।
वैलेंस शेल क्या होता है? ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिटल, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो हर एलिमेंट जो है एक खास ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल पहला ग्रुप होगा तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक होगा। दूसरा ग्रुप होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 4, पांचवें के 5, छठे ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे। सातवें ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसी तरह आठवें ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट द हीलियम। अगर हम डिटरमाइन करना चाहें हाइड्रोजन का नंबर ऑफ शेल और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन चूंकि इसका सिंबल H है और ये पहले पीरियड का है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 1 होंगे। तो हम पीरियोडिक टेबल में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जिस पीरियड का कोई एलिमेंट होगा उसमें उतने ही शेल होंगे और जिस ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चूंकि हाइड्रोजन पहले पीरियड का है तो उसमें एक ही शेल होगा और हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। हीलियम की बात करें तो हीलियम का सिंबल He है। हीलियम का जो नंबर ऑफ शेल है वो एक ही है क्योंकि ये पहले पीरियड का है। फर्स्ट पीरियड इट हैज ओनली 1 शेल। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन अब ये 8वें ग्रुप का है। क्यों 8वें ग्रुप का है? तो हीलियम इज एक्सेप्शन इन द ग्रुप 8 सिंस इट हैज जस्ट 1 शेल, दैट शेल कैन ओनली फिट 2 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 8। इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है जस्ट लाइक द 8th ग्रुप। इसीलिए इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इट इज इन दिस ग्रुप बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स हैव द फुल आउटर शेल। तो हीलियम को हमने 8वें ग्रुप में इसलिए रखा कि 8वें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो फिल्ड होता है। अगर हीलियम है, चूंकि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं और वो पहले शेल में है, तो पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ही 2 है, तो इसलिए इसको हमने ग्रुप 8 में रखा हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने भी ग्रुप 8 में एलिमेंट हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन की बात करें तो कार्बन सेकंड पीरियड का है तो 2 शेल होंगे और फोर्थ ग्रुप का है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम में तीसरा पीरियड 3 शेल, फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि हमें पीरियोडिक टेबल में जब हम एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं 2n² फार्मूला के मुताबिक, तो हमें ये पता होता है कि अगर हम 2n² की बात करें तो हमें ये पता होगा भाई पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, चौथे में कितने होंगे। इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर का याद करना जरूरी है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब जब 11 है तो इसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब नंबर ऑफ शेल की तादाद कितनी हो गई? 3 हो गई। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो 1 ही है क्योंकि पहले ग्रुप का है। तो पहले ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और तीसरे पीरियड के तो नंबर ऑफ शेल 3 होंगे। तो इसमें एक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, दूसरा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन याद होनी चाहिए। इस तरह हम नंबर ऑफ शेल भी डिटरमाइन कर सकते हैं और आउटर मोस्ट शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। What is isotope? Isotope of an or atom of the same element which have different mass number but same atomic number. आइसोटोप जो है वो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब मास नंबर डिफरेंट होने की वजह क्या है? मास नंबर डिफरेंट होने की वजह यह है कि उसमें न्यूट्रॉन नंबर्स डिफरेंट होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ऐड होंगे तो वो मास नंबर डिफरेंट होगा। उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, क्यों कि उसके प्रोटॉन का नंबर जो है हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा सेम रहती है। जो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर पर या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मास नंबर पर डिपेंड करती हैं। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम बिकॉज
having the same number of the valence electrons, और physical properties are different because different number of the mass number. अब मास नंबर डिफरेंट है, उसकी डेंसिटी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसका उनका मेल्टिंग पॉइंट, सब चीजें डिफरेंट होगी। आइसोटोप के हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम में कोई नाइट्रोजन नहीं है, ड्यूटियम में 1 नाइट्रोजन है और ट्रिटियम में 2 नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ पे हमें फर्क नजर आ रहा है, किसका फर्क है? नाइट्रोजन का फर्क है। तो नाइट्रोजन 0, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, ये 1H1 हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा, 1H3 हो जाएगा। इसका मास नंबर 1 है, 1 + 0 1, इसका मास नंबर 2 है, 1 + 1 2, और इसका मास नंबर 3 है, 1 + 2 = 3। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे हम 2-3 आइसोटोप्स की एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के तौर पर यूरेनियम को हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह यूरेनियम को हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन को हम गाइटर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम कार्बन 14 को मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल पाथवेज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को हम मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइसोटोप्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इन मेडिकल फील्ड, इन एग्रीकल्चर एंड इन द diagnosis of different types of diseases. आइसोबार और आइसोटोप में थोड़ा फर्क है। आइसोटोप जो है वो सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, जबकि आइसोबार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, which have the same mass number, that are called isobars. For example, आइसोबार का अगर एग्जांपल लें तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है और आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका जो मास नंबर है दोनों का 40 आगे है। बाई चांस ही दोनों का 40 है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? इसको आइसोबार कहते हैं। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होता है। What is chemical formula? तो chemical formula is the symbolic representation of a compound. जब हम किसी भी कंपाउंड को सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जब हम एलिमेंट को सिंबल की, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल, वो हमने पहले डिस्कस किया। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इक्वेशन, और जब हम कंपाउंड को सैंपल की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल, वाटर की बात करें तो वाटर का जो हम इसको कंपाउंड को जब हम बताएंगे कि भाई इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, H2O, तो इट इज अ फार्मूला ऑफ द वाटर। तो केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। अब केमिकल फार्मूला हमें बताता क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कोवेलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड टेल अस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो केमिकल फार्मूला हमें यह बताता है कि इस कंपाउंड में कौन से एटम्स मौजूद हैं और उन एटम्स की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल, वाटर की बात करें तो वाटर का हमें जो फार्मूला H2O ये बताता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। तो स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो फार्मूला की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है और फार्मूला यूनिट है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में। Molecular formula shows actual number of atoms of each element present in a molecule of their compound. Molecules are formed by the combination of atoms. These molecules are represented by the molecular formula. अब molecules के atom से मिलकर बनते हैं तो उन molecules को हम molecular formula से represent करते हैं। तो molecular formula represent or show actual number of element present in a molecule of that compound. मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद आता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो हमें जो सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट रेशियो देगा, स्मॉलेस्ट रेशियो जब हमें डिनोट किया जाएगा, हमें बताया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला represent the smallest ratio of atoms present in a compound. The empirical formula is the simplest formula and the molecular formula is the true formula, actual formula. Chemical formula of ionic compound tells us the ratio of the elements present. तो केमिकल फार्मूला जब आयनिक कंपाउंड की बात, उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, वो हमें उनकी रेशियो बताता है कि ये जो रेशियो है दो आयंस की, वो किस रेशियो से दो आयंस आपस में मिले। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें, द फार्मूला टेल्स अस दैट वन आयन ऑफ सोडियम फॉर एवरी वन आयन ऑफ द क्लोरीन, एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और इस किस्म के यूनिट फार्मूला को हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, और एलिमेंट्स, एटम्स भी वो चाहते हैं कि स्टेबल हो, क्योंकि एलिमेंट अपनी असली हालत में स्टेबल नहीं होते। या तो उनके पास आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो सात होगा। अब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन वाला भी स्टेबल नहीं है, आउटर मोस्ट में सात वाला भी स्टेबल नहीं है। तो उस स्टेबिलिटी के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे। इस तरह वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और इस तरह वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे। तो बॉन्डिंग का असल मकसद होता है टू टेक द स्टेबिलिटी, to take the stability. A chemical bond is defined as the attractive force that holds two or more atoms together in a molecular ion. जब किसी भी मॉलिक्यूल्स आयंस में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब व्हाई डू एटम्स कंबाइन? अब एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, एटम कंबाइन क्यों होते हैं? एटम कंबाइन बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल अनलेस देयर वैलेंस ऑर्बिटल इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम उस वक्त तक स्टेबल नहीं होते जब उनके वैलेंस ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से फुल नहीं होंगे। अब वो ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो स्टेबल नहीं होते। हम कहते हैं ना नोबल गैसेस स्टेबल हैं, नोबल गैसेस इनर्ट हैं। क्यों? उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो मुकम्मल है। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल एक ही है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होने की कैपेसिटी है। और उसके अलावा बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सारे स्टेबल हैं, तो वो अब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। In order to fill this outer orbitals, they will share, give or take electron from other atoms. अब इस तरफ स्टेबिलिटी के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को दूसरे किसी एटम को लूज करेंगे, या तो वो लूजर किसी को देंगे, या तो वो एटम को गेन करेंगे। तो एटम बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज टू टेक द स्टेबिलिटी। अब एटम बॉन्ड बनाते कैसे? एटम कैन combine in the following two ways. One is transfer of one or more electron from the valence shell of one atom to the valence shell of the another atom. या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे अपने वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल की तरफ, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। 1, 2 or 3 electron pair of the valence shell of both the combining atoms are shared between them. या तो ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। अब वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द बॉन्ड पर। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब अगर शेयरिंग दोनों तरफ से हुई तो वो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर शेयरिंग सिर्फ एक एटम की तरफ से हुई तो उसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड्स की दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और द वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो एटम्स के दरमियान होती है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और मेटालिक बॉन्ड भी है। और वीक बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल इंटरेक्शन कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड ये एटम्स के दरमियान होगा, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है
इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड is also called electrovalent bond. An ionic bond is a type of chemical bond that involve a metal and non-metal. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। या ये पोलियोटॉमिक आयंस के दरमियान बनते हैं, सच एज अमोनियम के दरमियान थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसमें फोर्स अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं। उस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दूसरा गेन करते हैं, उसके बाद एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है, फिर वो अट्रैक्शन होती है उनमें, और उस अट्रैक्शन के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं ionic bond. In short, it is a bond formed by the attraction between two oppositely charged ions. तो अगर हम शॉर्ट अल्फाज में बात करना चाहें तो आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयंस के दरमियान। अब चार्ज आयन कैसे बनते हैं? एक एटम के इलेक्ट्रॉन के लूज करने से और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के गेन करने से। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड के दरमियान अगर हम देखें तो सोडियम चूंकि मेटल है, पहले ग्रुप का है। अब पहले ग्रुप के तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं 11। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के पास? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो 11 को हम मुख्तलिफ शेल में रखना चाहें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s2 2s2 के मुताबिक, और दूसरे शेल में इसके पास आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में इसके पास आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2, 8 और 1। अब चूंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये अपने आउटर मोस्ट शेल को जब ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्योंकि ये डोनर है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पहला ग्रुप है और मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोडियम आयन में कन्वर्ट होने के बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया इसको गेन करेगा क्लोरीन। अब क्लोरीन का चूंकि एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 है। अब इसको आउटर अपना जो ऑक्टेट है या आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन के पास। क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज डोनेटेड बाय द सोडियम। अब सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, जो उसने लॉस किया, उसको क्लोरीन गेन करेगा और क्लोरीन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। सोडियम कैटायन बन जाएगा और क्लोरीन एनायन बन जाएगा। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों के पास अब एक के पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। इस किस्म के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड एक एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने और दूसरे के गेन करने से बनता है। इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों? कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, और हमेशा ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। Covalent bond, a chemical bond in which two atoms share some of their valence electrons, thereby creating a force that holds the atoms together. जब atoms अपने valence electron को share करेंगे तो उस तरह जो bond बनेगा उसको हम बोलते हैं covalent bond. Usually each atom contribute one electron to form a pair of electrons that are shared by both atoms. तो अब ज्यादातर इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, दोनों के पास आउटर मोशन में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बनाएंगे। इस किस्म के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। There are 3 types of the covalent bond depending upon the number of shared electron pairs. अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं उसकी बेस पर कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is formed by the mutual sharing of one electron pair between two atoms is called the single
कोवलेंट। अब दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक ही पेयर शेयर होगा, तो उस किस्म के बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। HCl के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया और एक क्लोरीन के से आया। क्लोरीन मॉलिक्यूल में कार्बन में एक इस कार्बन से आया, दूसरा कार्बन से आया। ब्रोमीन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम से दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इस किस्म के बॉन्ड को बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कार्बन जिसमें इथीन है, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि दोनों कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, a bond formed by the mutual sharing of three electron pair is called the triple covalent। जब तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो फिर इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और अल्काइंस में ये इथाइन की एग्जांपल है, दोनों कार्बन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। डाइपोलर बॉन्ड आल्सो नोन एज अ कोऑर्डिनेट लिंक। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड is also called dative bond or the semi-polar bond भी कहते हैं इसको, is a description of covalent bonding between two atoms in which both electrons shared in the bond come from the same atom। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो सिर्फ एक ही एटम से आता है, सिर्फ एक ही एटम शेयर करते हैं, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें वो जो मॉलिक्यूल शेयर करेगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अमोनिया की बात करें, अमोनिया NH3, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपने ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ये हाइड्रोजन को दे देगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन बन जाएगा। तो इसको हम शो करते होते हैं एरो से। अब जो HCl था, HCl से हाइड्रोजन निकल जाएगा एज ए प्रोटॉन, और ये क्लोरीन एज ए नेगेटिव आयन निकल जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास छोड़ दिया। इस तरह ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये अमोनिया से लेगा। तो इस किस्म के बॉन्ड अब अमोनिया और हाइड्रोजन के दरमियान जो बनेगा इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। Comparison between the covalent bond and coordinate covalent bond. Covalent bond formed by the mutual sharing of electron. Coordinate covalent bond formed by the one-sided sharing of the electron pair. अब coordinate covalent bond में दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान बन सकते हैं, जिस तरह क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बना, हाइड्रोजन के दरमियान बना, ब्रोमीन के दरमियान बना, ऑक्सीजन के दरमियान बना। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब दो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है वो तो नॉन पोलर होगा, लेकिन जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं है, जिनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऑलवेज पोलर होगा बिकॉज इट इज फॉर्म बिटवीन द अनलाइक एटम्स, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनते हैं, इसलिए हमेशा पोलर होगा। कोवलेंट बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय द शॉर्ट लाइंस, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम एरो से शो करते हैं, जो अब एरो आएगा इट मीन इट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर और कंपाउंड्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। कुछ हल हो सकते हैं। What are the metallic bonds? The chemical bond characteristics of metals, तो वो बॉन्ड जो मेटल्स में होता है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इन विच मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अमंग एटम्स इन अ यूजुअली स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसमें जो मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी एटम्स के दरमियान जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, उससे जो बॉन्ड बनता है, जो उस एटम को स्टेबल करके रखते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस किस्म के बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड आर present are found in the metals in which a sea of electron form an attractive force which holds the atom together, that is called the metallic bond. Metallic bond
मेटालिक एलिमेंट्स में होता है, फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बनता है, जिसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का सी बनता है, उसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है, इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड ही की वजह से एटम्स जो है ना, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, लस्ट्रियस होते हैं, वेरी हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है और कोबाल्ट, तो इन सब में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, अब तक जो हमने डिस्कस किए वो सारे बॉन्ड थे एटम्स के दरमियान। अब जो बॉन्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड है। अब मॉलिक्यूल्स को भी आपस में जोड़कर रखना होता है, तो इसके लिए जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसमें नंबर 1 है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम्स इन वन पोलर मॉलिक्यूल as a water and a small electronegative atom as oxygen of as of oxygen, nitrogen and fluorine in is usually another molecule of the same or the different polar substance। तो जब एक एटम का हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें हम FON से जिसको हम शो करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म between the hydrogen and electronegative element amongst these फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक एटम का हाइड्रोजन और दूसरे एटम का ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो आपस में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये वाला बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग है, ये थोड़ा वीक बॉन्ड है। तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड, इसमें ये वाला कोवलेंट बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान मौजूद है। Van der Waal and attraction. Van der Waal forces include attraction between atoms, molecules and surfaces. मुख्तलिफ atoms, molecules और surfaces के दरमियान में जो attraction है उसको हम van der Waal attraction कहते हैं। They are different from covalent and ionic bonding in that they are caused by correlation in the fluctuating polarization of nearby particles। तो इसमें एक correlation होती है जो पोलराइजेशन पर डिपेंड करती है। तो इसमें क्वांटम कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वांटम डायनामिक्स जो है ना वो भी इस पर अफेक्ट कर सकती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और एड ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जो अपोजिट होगा वो सारी बातें कैसी होंगी, रिडक्शन की होंगी। तो एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी these is said to be oxidized। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जब किसी एटम में ऑक्सीजन ऐड होगा या किसी एटम से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसको हम बोलेंगे वो एटम ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके जो अपोजिट होगा, फॉर एग्जांपल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, removal of oxygen is called reduction or addition of hydrogen is called reduction। So any chemical substance following any of these rules is said to be the reduced। अब कोई भी एटम जिसमें या कोई भी सब्सटेंस जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो reactions involving both oxidation and reduction process occurring simultaneously are known as the redox reaction or oxidation and reduction reaction। केमिकल रिएक्शंस में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होते हैं और रिडक्शन भी होते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हों उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Fe2O3, अब इसमें से ऑक्सीजन जब रिलीज होगा तो ये इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड होगा, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन, अच्छा बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे को तो रिड्यूस करता है लेकिन खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिस तरह H2S खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और इसने
जो है ना वो दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन होता क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। The effects of oxidation reaction in everyday life. Everyday life में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बायोएनर्जेटिक्स के जितने प्रोसेस भी हैं उन सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो डेली लाइफ में कोरोजन है, रेंसिडिटी है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल to a more stable form such as the its oxides, hydroxides or sulfides। तो एक रिफाइंड मेटल्स को मोर स्टेबल फॉर्म में जब कोई तब्दील करेगा, उसमें ऑक्साइड में तब्दील करना, उसके हाइड्रोक्साइड में तब्दील करना या उसको सल्फाइड में तब्दील करना, इस किस्म के रिएक्शन को हम कोरोजन कहते हैं। Rancidity, the most important cause of the deterioration in the fats and fatty acid is called the fats and fatty acid oxidation। कहते हैं रेंसिडिफिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब एज रेंसिडिटी इज द प्रोसेस विच काजेज सब्सटेंस टू बिकम रेंसिड। तो जब कोई भी सब्सटेंस जिसमें फैटी एसिड या फैट्स हैं वो रेंसिड हो जाएंगे, उनमें एक खास किस्म की स्मेल आएगी, हैविंग अ रैंक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट। तो उसमें जब अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट टेस्ट, अनप्लीजेंट ऑर्डर जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो इस किस्म की रिएक्शन को हम कहते हैं रेंसिडिटी। Now moving towards the revision questions। ये questions यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन से यूनिट 1 की रिवीजन भी हो जाएगी और साथ आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर में इस किस्म ही के क्वेश्चन आते हैं और इन ही से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसे है जो आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती, बाकी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसमें अल्युमिनियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा है। स्टेट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड के दौरान क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड के दौरान एनर्जी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन द एनर्जी। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनमें से कौन सा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जाम्पल नहीं है। तो HCl हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जाम्पल नहीं है। If a bond is made up of large number of organic compounds, what type of bond is it? अब अगर बॉन्ड है जिसमें लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। द डायमीटर ऑफ एन एटम इज इन ऑर्डर ऑफ। तो एटम का जो डायमीटर होता है ये 0.2 नैनोमीटर होता है। द रेडिएटिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। तो उन तीनों में से सबसे जो रेडिएटिव आइसोटोप है वो ट्रिटियम है। Which of the following is a substance? इनमें से कौन सी चीज ऐसी जो सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस को प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब इनमें प्योर फॉर्म मैटर की कौन सी है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर। Which of the following statements about isotopes is correct? अब इनमें से आइसोटोप की कौन सी डिफिनेशन करेक्ट है। तो आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर आर अबंडेंट। तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर भी इवन होता है और मास नंबर भी इवन होता है, उनकी तादाद ज्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप। अब इनमें आइसोटोप में कौन सा एटम ऐसा है जिसके पास आइसोटोप की तादाद सबसे ज्यादा है। तो इन ऑप्शन में से 10 के पास सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैज। अब एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और यही आइसोटोप की डेफिनेशन है। विच वन इज ट्रू अबाउट आइसोटोप। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। All of the following were theorized by Bohr in his description of the atom except।
इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली इन ए गिवन ऑर्बिट, नहीं। जब बोहर के मुताबिक जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में होगा, अपने ही शेल में होगा, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। प्लेनेट लाइक स्ट्रक्चर वाज डिफेक्टिव एंड अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज, अब रदरफोर्ड के मॉडल में कौन सी लिमिटेशंस थी, कौन सी डिफिशिएंसीज थी? नंबर 1, मूविंग एक्सेलरेट towards the nucleus, continuous spectrum, behavior of electron remain unexplained, all of the above। ये सारे डिफेक्ट्स रदरफोर्ड के मॉडल में मौजूद थे। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, तो न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड एटम्स टुगेदर इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड, तो वो फोर्स जो एटम्स को कंबाइन करती है, होल्ड करती है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं, और यही बॉन्ड की डेफिनेशन है। मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस इन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ, अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं? हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। अब मेटल कौन सा ग्रुप है? मेटल पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा सारे मेटल्स हैं, दूसरा ग्रुप सारे का सारे मेटल्स है, और सातवां ग्रुप नॉन मेटल है। तो इसका आंसर है बी, कि पहला मेटल, दूसरा मेटल और सातवां नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। लीविस एसिड्स आर, अब हम लीविस स्ट्रक्चर, लीविस एसिड्स पढ़ चुके हैं। तो लीविस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लीविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। Which of the following have their outermost shell complete in the atomic form? अब वो कौन सा एटम्स हैं जिनकी एटॉमिक फॉर्म में भी उनकी जो है ना शेल कंप्लीट है? तो नोबल गैसेस हैं। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं, और इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें गेन स्टेबिलिटी, फॉर्म ए बॉन्ड, कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल, तो ऑल आर द एक्यूरेट जस्टिफिकेशन। तो सारे आंसर तकरीबन ठीक हैं। शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन स्पीशी फॉर्म, जब एक ही स्पीशी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। द वीकेस्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब इनमें इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से कौन सा सबसे वीक है? तो वन टू वाल फोर्सेस सबसे वीक है। एनी सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इज बेस फेवर्स द कंसेप्ट, वो चीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, तो ये लोरी ब्रांस्टेड के मुताबिक बेस है। idea of pH and pOH was put forward by the Sorensen। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन। Periodic table provides a basic framework to study elements with respect to their physical properties, chemical properties, properties of their compounds. All of the above are the correct। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने यूनिट 1 से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। यूनिट 1 के एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ये एमसीक्यूज आपको रिवीजन भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।